डेली श्रीनगर जंग और न्यूज़ वेबसाइट ओनली कश्मीर की तरफ से मैं रमीज़ मखदूमी। आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत श्री जमाल सिद्दीकी बीजेपी नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट भी है और सीनियर पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में हज कमेटी को भी देखा है। सर वेलकम। शुक्रिया। सर कैसे देखते हैं आप बीजेपी पार्टी की ग्रोथ को इस वक्त इंडिया में, उस खुसूसन माइनॉरिटी कम्युनिटी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और एक मात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है और सिर्फ बात नहीं करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जात, धर्म, भाषा, राज्य के भेद को ना मानते हुए सबको एक साथ जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत इसको बनाने की क्षमता रखती है और भारत को विश्व शक्ति बनाने की क्षमता रखती है। और मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह कि आने वाले 2047 में भारत भारत और विकसित देश बनेगा इंशाअल्लाह। और इसमें सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर ने बता दिया है कि अभी तक जो पॉलिटिशियन थे, अभी तक जो राजनीतिक दल थे, वो जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से भारत से जोड़ना चाहिए, सियासी सोच के एतबार से, डेवलपमेंट के एतबार से और जो आवाजाही के नेटवर्क हैं, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज़ के रास्ते हों, चाहे रोड के रास्ते हों, उसके एतबार से भी किसी ने जोड़ने का काम नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को भी जोड़ने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट में जो भाग अलग पड़े हुए थे, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, उसको भी भारत के साथ जोड़ने का काम किया। तो देश में मजबूती लाने के साथ साथ जो बॉर्डर स्टेट हैं उनमें भी मजबूती लाकर वहाँ के भी आवाम के साथ रिश्ता कायम कर कर उसको भी एक साथ भारत के साथ मजबूती के साथ जोड़ने का काम किया। ये जनता देख रही है और इसीलिए आज हर जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सर एक ज़माने में बीजेपी का जनाधार मुस्लिम समाज में काफ़ी कम था, चाहे वोट प्रतिशत देखें या दूसरी चीज़ देखें। आपको लगता है वो आने टाइम पे इम्प्रूव होगा? लोगों को हम समझा नहीं पा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जब बनी 6 अप्रैल 1980 को, इसकी स्थापना मुंबई के दादर में हुई, तब भी भारतीय जनता पार्टी का सोच यही था, सबका साथ सबका विकास। और इसी सोच के एतबार से आप देखेंगे जब वो कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष थे वो मुंबई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मोहम्मद करीम छागला थे, जो मुस्लिम स्कॉलर थे। जब आप देखेंगे बीजेपी की हिस्ट्री को, तो जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसमें 4 मेन लोग थे। उसमें स्वर्गीय अटल जी थे जो पार्टी के अध्यक्ष बने, उसमें श्री अडवाणी जी थे जो पार्टी के महामंत्री थे, उसमें श्री मुरली मनोहर जोशी थे जो पार्टी के महामंत्री थे, और जो चौथे मुख्य आदमी थे उसके, वो हाजी सिकंदर बख्त थे जो दिल्ली के बड़े नेता थे। वो पहले कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस को छोड़ दिया उन्होंने, कांग्रेस की नीतियों को उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों को शहद में जहर मिला खिला रही है, ये कौम हमारी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया। तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को हिस्सेदारी भी दी है, भागीदारी भी दी है, लेकिन उस वक्त हमारे साथ मुस्लिम कौम आ नहीं पाई क्योंकि हम छोटी पार्टी थे, हमारी बातों पर लोग इतबार नहीं करते थे, हमें लोगों ने बदनाम करके रखा था। सर वक्फ बिल की अगर बात करें, आपने समझाया कि हमने समझाया मुसलमानों को, लेकिन अपोजिशन ने काफ़ी शोर मचाया वक्फ में, खासकर बंगाल में हमने प्रदर्शन भी देखे। तो आपको लगता है कि अब वो मैसेज आप एज ए बीजेपी ले रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, खुसूसन वक्फ बिल के रिलेटेड? नहीं, ये जो शोर मचाने वाले लोग हैं यही चोर हैं। अब ये शोर इसलिए मचा रहे हैं, इनको मालूम है इनकी चोरी का पोल खुल जाएगा। शोर कौन मचा रहा है?
वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हैं। जितने भी उनके नेता हैं सब ने वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखा हुआ है। शोर कौन मचा रहा है? अवैसी साहब 3,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो टीवी चैनलों पे दिखाई गई है, हैदराबाद में उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने पास रखा हुआ है कौड़ियों गोदाम में। शोर कौन मचा रहा है? जिन्होंने वक्फ को लूटा है। आखिर जो वक्फ की प्रॉपर्टी गई कहाँ? भारतीय जनता पार्टी तो अख्तियार में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी तो शासन में नहीं थी। आज हम कश्मीर में बैठे हैं, यहाँ भी जो वक्फ की प्रॉपर्टी था उनको बेजा लूटा गया, उसका बेजा इस्तेमाल हुआ। जो खानकाह हैं, जो दरगाह हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी जो प्रॉपर्टियाँ थी जिन्होंने वक्फ किया था कौम के भले के लिए, कहाँ गया? सवाल तो पूछना पड़ेगा। तो सवाल उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। इसलिए जो लूट का लाइसेंस था जिसके ज़रिए लूट होती थी उसको रद्द करके और जो वक्फ का इनकम है वो लोगों तक पास पहुँचे, इसकी व्यवस्था अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है तो जनता में, जो असल में जनता है जो देख रहा है कि अब हमें कुछ मिलने वाला है, उसमें खुशी है। शोर ये लोग मचा रहे जो परेशान हैं कि अब लूट का माल इनका बाहर आ जाएगा। आखिर क्या वजह है कि 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनी, सच्चर कमेटी की स्थापना, सच्चर कमेटी को बीजेपी ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने बनाई थी कि जाओ देखो मुसलमानों की क्या हालत है, और उसने अलग अलग अपनी रिपोर्ट पेश की। उसने वक्फ पे भी रिपोर्ट पेश किया। उसमें वक्फ पे जब रिपोर्ट पेश किया तो उन्होंने बताया कि उस वक्त 4,25,000 प्रॉपर्टियाँ हैं और इसका इनकम कम से कम 1,600 करोड़ रुपया होना चाहिए, लेकिन साल में कितना मिल रहा है? 160 करोड़ रुपया। उसके बाद 2006 से लेकर 2024 तक जो प्रॉपर्टियाँ थी वो 10 लाख हो गई, लेकिन इनकम कितना बढ़ा? 1,163 करोड़। आखिर सिर्फ 3 करोड़ क्यों बढ़ा? पैसे कहाँ गए जब प्रॉपर्टी दुगनी होगी? तो कभी किसी ने ऑडिट नहीं किया, कभी किसी ने सवाल नहीं पूछे, क्योंकि ये सब लोग मिलकर वक्फ की प्रॉपर्टी लूट रहे थे। पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ की चिंता की है और वक्फ की प्रॉपर्टियों को कौम को वापस दिलाने के लिए जिस मकसद से वाकिफ़ ने वक्फ किया था, उस मकसद को पूरा करने के लिए जो तब्दीली लाई है, ये बेहतरी के लिए है। सर, आपने वक्फ की बात की। आप माइनॉरिटी के एक कदावर नेता है, आपका एक वसी एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में। आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगता है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि आपका बुलडोज़र खाली मुस्लिम समाज पे चलता है। उस पर क्या कहेंगे आप? जो ये कहते हैं वो झूठ कहते हैं। बुलडोजर उस पर चलता है जो इलीगल होता है, कार्रवाई उस पर होती है जो बदमाश होता है। उत्तर प्रदेश को जो माफिया थे, उत्तर प्रदेश में जो गैर कानूनी काम हो रहे थे, उन सभी पर बिना जात धर्म के देखे हुए सब पर कार्रवाई हो रही है। एक तरफ अगर बुलडोजर जो है मदरसे से पे चल रहा है, तो दूसरी तरफ बुलडोजर जो है वो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो इलीगल काम करने वाले हैं, उन पर भी चल रहा है। वो मदरसों को फिर कौन से बुलडोजर चल रहा है? जो मदरसे फ्रॉड करते हैं, जो मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो मदरसे फर्जी काम करते हैं, जो मदरसे चंदा लेकर गरीबों का हक खा जाते हैं, ऐसे मदरसों पे तो बुलडोजर चलने चाहिए। ऐसे मदरसे सिर्फ पैसे में घपलेबाजी नहीं करते हैं, ऐसे मदरसे हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। ऐसे मदरसे मदरसा और इस्लाम दोनों को बदनाम करते हैं। तो ऐसे मदरसों को जो वहाँ की सपा सरकार ने, वहाँ की बसपा सरकार ने, कांग्रेस सरकारों ने जिंदा रखा था, क्योंकि वो उनके लिए वोट बैंक की व्यवस्था करते थे। लेकिन बदनामी समाज की होती थी, बदनामी मदरसों की होती थी, बदनामी इस्लामी व्यवस्था की होती थी, और फ्यूचर वहाँ के बच्चों ख़राब होता था। तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने कार्रवाई की बात की। बिहार के चुनाव होने वाले, मुस्लिम समाज एक बड़ा समाज है बिहार में, तो क्या लग रहा है आपका, उनका मिजाज क्या है बिहार चुनाव के लेकर? बिहार में जो नीतीश कुमार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है पहले से है वहाँ पर, और पहले भी चुनाव में वहाँ जो मुस्लिम समाज है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को वोट दिया था, और इस बार तो और तादाद में देगा, कसीर तादाद में वोट मिलने वाला है, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नीतीश कुमार जी ने कौम के भलाई के लिए वहाँ पर डेवलपमेंट का काम किए हैं। उससे वहाँ की जनता बहुत खुश है, मुतमईन है। और लालू प्रसाद के जंगल राज को भी देखा है। तो आपको लगता है मुस्लिम यादव फैक्टर टूटेगा? नहीं, बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि वहाँ के बिहार के मुसलमानों ने भी देखा है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने देखा है कि जब सत्ता में आने की बात होती है, जब वोट की बात होती है, तो लालू प्रसाद जो है मुस्लिम यादव फैक्टर की बात करते हैं, मुसलमान यादव को साथ लाने का काम करते हैं। लेकिन जब सरकार बन जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में, तो मुसलमान को हाशिए पर कर दिया जाता है
कभी उन्होंने लालू प्रसाद ने किसी मुस्लिम नेता को सीएम की कुर्सी दी, डिप्टी सीएम अपने बेटे को बनाया, कभी किसी मुस्लिम नेता को बनाया, कभी किसी मुस्लिम नेता को गृह मंत्री बनाया, नहीं बनाया, वो बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि उस सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। वो कभी कुछ देना नहीं चाहते उनको। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुसलमान बच्चा क्यों खाली टायर बनाएगा, वो क्यों नहीं यूनिवर्सिटी जाएगा, वो क्यों नहीं पढ़ेगा। अब आपकी सरकार को भी 10-11 साल हो गए, तो आपको नहीं लगता है कि अभी भी मुसलमान कहीं पिछड़ा हुआ है? आप दिल्ली जाए या किसी भी देश के इलाके में जाए, अभी भी मुसलमान एजुकेशनली बैकवर्ड है या एम्प्लॉयमेंट में उसका रेशो कम है? नहीं, बिल्कुल उसके लिए हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत डिटेल में काम किया है। देश में पहली बार जो अंग्रेज़ों ने शिक्षा नीति बनाई थी, जो अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति थी, वही अभी तक चल रही थी। और अंग्रेज़ों की जो शिक्षा नीति थी, वो थी कि यहाँ का, हिंदुस्तान का जो नौजवान है, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो हर मामले में कमज़ोर रहे। उन पर एक एजुकेशन का बोझ रहे, दबा रहे उस पर, लेकिन उस पर कभी बदलाव नहीं आया। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो शिक्षा पॉलिसी है, शिक्षा की नीति है, उसको बदलने का काम किया है। अभी जो मदरसे हैं, वहाँ भी जो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ वहाँ भी व्यावसायिक शिक्षा हो, इसकी व्यवस्था की गई है। जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छे से एडमिशन मिल जाए। नए नए स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। उनको अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो फाइनेंशियल सपोर्ट की व्यवस्था की गई है, और एक बड़े पैमाने पर बदलाव लाए गए हैं। और वही वजह है कि आज आप देखेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस भी आज दुगनी संख्या में लोग निकल रहे हैं। आज जो मुसलमान है वो तालीम की तरफ वापस आ रहा साहब है। जिन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज अब पढ़ रहा है और आने वाले समय में इसका असर ज़मीन पे दिखेगा। मैं रमीज़ मखदूमी, श्रीनगर जंग के साथ, वस्सलाम।